वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने जो ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मुंह ज़बानी लर्न हो गया होगा, क्योंकि मुंह ज़बानी लर्न करना बहुत ज़रूरी है अगर जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है। तो पढ़ पढ़ के या वीडियो देख के जवाब देने का ज़रूरत नहीं। सो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2। किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए जो सेकेंड स्टेप होता है वो है उसकी सेक्शन रेंजेस, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। रेंजेस का मैंने ओवरव्यू बना के रखा हुआ है। पहले क्विक रिवीजन करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, एनफोर्समेंट डेट। डेट ऑब्लिक इसलिए लिखा हुआ है कि दो डेट बताई थी मैंने आपको। एनफोर्समेंट डेट जो ओरिजिनल है और अमेंडमेंट होने के बाद, और लेटेस्ट अमेंडमेंट इसका क्या था आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल कितने चैप्टर्स, टोटल कितने सेक्शंस, उसमें से रिपील सेक्शंस कितने थे डेट के साथ, और स्केड्यूल कब जोड़ा गया था, ये सब हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं जब हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लेक्चर रिकॉर्ड किया था। इस लेक्चर में हम लोग दूसरा एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं जो डील करता है सेक्शन रेंजेस से। किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसके सेक्शन रेंजेस का ओवरव्यू, उसका एक जो फाउंडेशन स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन रेंजेस में हम इनके इन डेप्थ देखने जा रहे हैं। स्टार्ट होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंट्रोडक्शन से, एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्ट्स 3 थे, वो 3 पार्ट्स ये लिखे हैं। पार्ट 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी, शुरुआती, जो कवर करता है सेक्शंस 1 to 4। सेकेंड पार्ट है स्पेसिफिक रिलीफ, ये फर्दर सब डिवाइडेड है, इसमें डायरेक्ट सेक्शंस नहीं लर्न करना है, ये फर्दर सब डिवाइडेड है चैप्टर्स में भी। सो चैप्टर 1 to 6 के डिवीजन जो कवर करते हैं सेक्शंस 5 से लेके 35 तक। इसके आगे के लेक्चर्स में हम इन सारी चीजों को इन डेप्थ पढ़ेंगे। पार्ट 3 डील करता है प्रिवेंटिव रिलीफ से। प्रिवेंटिव रिलीफ चैप्टर 7 और 8 कवर करेगा, जिसमें सेक्शंस 36 से 44 कवर होंगे। अब पिछले लेक्चर से एक सवाल पूछने जा रहा हूं मैं, 2 सवाल इनफैक्ट पूछने जा रहा हूं कि कौन से वो 2 सेक्शंस थे जो रिपील हुए थे। बिना पढ़े बिना वीडियो रेफर करे आपको आंसर कमेंट में लिखना है, और किस डेट को ये रिपील हुए थे ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था। मैंने आपको एक असाइनमेंट इन वर्क दिया था कि ये सारी चीजें जो मैंने पहले पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में वो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो इसके कमेंट बिना रेफरेंस के तुरंत कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद स्केड्यूल जो 2018 के अमेंडमेंट में इंसर्ट हुआ था बाय द 18th एक्ट ऑफ 2018, जिसकी अमेंडमेंट डेट भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। देखते हैं कौन कमेंट करके आंसर अपना देता है। सेक्शन रेंजेस याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे, जब प्री का पेपर होगा, तो आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ के जाओगे, वहां पे दिमाग जो होता है उसमें पूरी खिचड़ी बन जाती है, राइट। सो जिनके फाउंडेशन बेसिस स्ट्रांग होंगे वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो सेक्शन बेस्ड है, चैप्टर्स भी पूछे जाते हैं, पार्ट्स भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जैसे अगर आपको ये स्ट्रक्चर है सारे का मालूम होगा कि प्रिवेंटिव रिलीफ कौन से चैप्टर्स में दिया, क्वेश्चन आ गया प्रिवेंटिव रिलीफ कौन से चैप्टर से डील करता है। अगर आपके स्ट्रक्चर ही रेडी नहीं होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ही रेडी नहीं होंगे, so you won't be able to attempt such questions। तो आगे लेक्चर 2 का सेक्शन रेंज कवर करते हैं, जहां पे पार्ट 1 वी डेल्ट प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4। अब देखो ये प्रिलिमिनरी लेक्चर्स हैं, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं हर एक चीज और हर एक सेक्शंस को इलेबरेटली पढ़ा दूं, यहीं पे कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर मैंने हर एक चीज को इलेबरेटली स्टार्टिंग में ही बता दिया ना, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आपका मन जुडिशरी करने से ही हट जाए कि मुझसे नहीं होगा। इसलिए आराम से खाओ, जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं डाइजेस्ट होता है, उस तरह से जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला कि जितना पढ़ाया था कुछ बहुत ज्यादा कंटेंट तो था नहीं, उतना ही लर्न कर लो धीरे धीरे। वो कहते हैं ना, रोम इजंट बिल्ट इन अ डे,
तो धीरे धीरे हम अपना स्ट्रक्चर, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे और इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि उसके ऊपर खड़े होने वाली इमारत जो है इतनी अच्छी बनेगी कि जहाँ पे जुडिशरी एग्जाम क्रैक करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस को। तो आज के लेक्चर में जो जो भी कराऊंगा वो तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। याद है कॉन्सेप्ट बताया था सनराइजेस इन द ईस्ट वाला, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो। सो पार्ट 1 प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन है जो सेक्शन 1 to 4 कवर करता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है आगे के सेक्शंस में करेंगे, फिलहाल इतना ही याद रखो। देन तुम्हें याद रखना है पार्ट 2, यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में डील करता है। पार्ट 2 ही इस एक्ट का सबसे बड़ा है और ये मत समझो कि टफ है, पढ़ने के बाद आसान लगेगा कि अरे हम तो पढ़ा, ये तो बहुत आसान था, हम तो कर लिए। स्टार्टिंग में हर चीज जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक हमें हार्ड ही लगती है। सो पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर सब डिविजन्स हैं, ये फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू चैप्टर 1, चैप्टर 2 जिसको याद करने के लिए फर्दर सब पार्ट्स इसके मैंने बाइफरकेट कर दिए हैं जिससे आपको सेक्शन रेंज याद रखने में आसानी हो। देन हमारा आएगा चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, देन उसके बाद स्टार्ट होगा पार्ट 3। तो पार्ट 2 डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ के साथ। अब देखो इस एक्ट का नाम ही था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो पार्ट 2 स्पेसिफिक रिलीफ से डील करता है जिसका चैप्टर 1 आपको बात बताता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो एक लॉयर, एडवोकेट, जज, टीचर, इनके लिए वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, बीट हिंदी बीट इंग्लिश। तो ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग जब क्लियर होगा तुम्हें तभी तुम समझ पाओगे कि क्या वो बोलना चाह रहा है। सो रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन की रिकवरी की बात कर रहा है, जो चीजें डील करती हैं सेक्शन 5 to 8, बराबर। अब ये मीनिंग कहाँ से मिलेंगी, एक अपनी मिनी डिक्शनरी लो, ऑक्सफोर्ड या डाइग्लॉट ले लो जो 2 लैंग्वेजेस में हो, जो भी लैंग्वेज आपको समझती हो, जिससे आप वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से याद कर सको और याद करने से ज्यादा समझ सको। वो रेगुलर बेसिस पे आपको यूज करना है। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, सो गूगल यूज करो। हम लोगों के टाइम ये सुविधा नहीं थी, हम लोगों को या तो ऑप्शन था कि हम डिक्शनरी देखते थे और या तो अपने से किसी बड़े से किसी वर्ड का मीनिंग पूछते थे। बट आज स्मार्टफोन का ज़माना है, स्मार्ट जनरेशन है आप सब, तो उसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए भी करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चैप्टर 1 रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी डील करता है। सेक्शन 5 to 8 यहाँ पे इनके बारे में बताएगा, इसके बारे में रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देन आते हैं चैप्टर 2 जो बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये फर्दर सब डिवाइडेड है, तो इसके सब पार्ट्स हमने सब डिविजन्स किए हुए हैं। पहला सेक्शन जो है वो जनरल कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। सो सेक्शन 9 डील्स विद द जनरल प्रोविजंस। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स किए जाने की पावर कोर्ट को है। किस एक्ट के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर, किन सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 10 to 13। देन नेक्स्ट सब पार्ट बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया कराया जा सकता है, ये इनकी बात हो रही है सेक्शन 14 और 14A। हर एक्ट में ये याद रखना जब भी एडिशन होता है ना, जैसे 14A लिखा है तो ये किसी ना किसी अमेंडमेंट से ऐड किया हुआ है। ये एक ट्रिक है टू अंडरस्टैंड एक्ट, वेयर एक्ट या 14A क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि वो किसी ना किसी अमेंडमेंट से ऐड किया हुआ है उस एक्ट के अंदर। सो अगला सब पार्ट बोलता है पर्सन्स फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ये डील करता है सेक्शन 15 से 19 के बीच में। क्या बात कर रहा है, फॉर और अगेंस्ट, फॉर मतलब के लिए और अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। उन लोगों के लिए या उन लोगों के खिलाफ जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स कराया जा सकता है, ये डील करता है सेक्शन 15 से 19। लाइंस वेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश जो है थोड़ी सी टफ है, लेकिन उसको आसान करके समझेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा और इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा।
देन इसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 20 से 24। सब्स्टिट्यूट वर्ड हम कब यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात जब हो रही है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ और इन ल्यू ऑफ, राइट। जैसे जिन जगहों पे आपको चाय नहीं पसंद, वहां पे आप कॉफी ले लेते हैं, तो क्या कहा जाता है कि कॉफी है सब्स्टिट्यूटेड टी। थम्स अप नहीं पसंद, कोका कोला पी लेते हो, तो कोका कोला है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ और इन लिeu ऑफ। तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये तो जब मैं ये पार्ट बताऊंगा, जब हम यहाँ तक आएंगे तब इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 20 से 24 की रेंज में कवर अप होता है। देन आता है एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स या डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। कोई डिस्प्यूट हुआ, बराबर, दो पार्टीज के बीच, उनके बीच कोई सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस थे, एग्रीमेंट बना, उनके अवार्ड्स जो भी कोर्ट ने दिए या डायरेक्शंस जो कोर्ट ने दिए, उनका एनफोर्समेंट स्पेसिफिक रिलीफ में कहाँ मेंशन है? सेक्शन 25 में। इसके आधार पे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर? देन स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 3 विच इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शंस। कोई चीज अगर, किसी चीज में अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है या गलती है, उसका रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन याद रखना हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, जो डील कर रहा है सेक्शन 26 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और इसके बाद आते हैं चैप्टर 4 पे, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रेसिशन वर्ड जो है, इसका जो रूट वर्ड है वो है रेसिंड, रिसाइंड, RESCIND। इसका मतलब होता है टू कैंसिल और टू रिवोक। सो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 से 30 तक चैप्टर 4 डील करता है। देन आता है चैप्टर 5 कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। एक सवाल आया होगा दिमाग में या नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कि रेसिशन मतलब कैंसिलेशन होता है, फिर अगले में फिर भी कैंसिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लीगल ईगल हो ना, तो ईगल जैसी नजर तेज होनी चाहिए। रेसिशन कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है और कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। क्लियर? ये हमेशा याद रखना। ये रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 से 30 तक डील करते हैं एंड कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 31 से 33 तक डील करते हैं। चैप्टर 6 बात करता है डिक्लेरेटरी डिक्रीज की, जो सेक्शन 34-35 कवर करेगा। डिक्रीज ऑर्डर होते हैं विच आर पास बाय द कोर्ट, जब हम यहाँ पे आएंगे। और CPC जब डील करेंगे तो ऑर्डर और डिक्री को हम इन डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ, प्रिवेंटिव वर्ड का रूट वर्ड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब तो आप सभी जानते हैं, किसी चीज पे रोक लगाना। और रिलीफ का मतलब राहत। हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ रहे हैं, विशिष्ट राहत अधिनियम, यानी वो राहत जो कोर्ट प्रोवाइड करेगा किसी को कोई काम करने से रोक कर, प्रिवेंट करके, जो फर्दर सब डिवाइडेड है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में। चैप्टर 7 इंजंक्शन जनरली डील करता है, जो सेक्शन 36 और 37 कवर करेंगे। और चैप्टर 8 डील करता है परपेचुअल इंजंक्शन से। परपेचुअल वर्ड आया, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो परपेचुअल मतलब होता है नेवर, नेवर एंडिंग या नेवर चेंजिंग, फॉरएवर, हमेशा के लिए रोक लगा देगा कोर्ट जिन जगहों पे वो प्रोविजंस मेंशन है सेक्शन 38 से 42 के अंतर्गत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। अब जैसा कि हम स्टार्टिंग से देख चुके हैं कि रिपील सेक्शंस इसमें से 43 और 44 हैं, जिनकी रिपीलिंग डेट 20 दिसंबर 1974 है। कई बार पूछा जा चुका है PYQs में, तो ये डेट भूलिएगा मत। तो ये था लेक्चर 2, जहाँ पे हमने सेक्शन रेंजेस कवर किए। सेक्शन रेंजेस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा, इनके चैप्टर्स देखे। चैप्टर में सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो फर्दर सब डिवाइडेड है सब पार्ट्स में। उनके सेक्शंस को डिवीजन के साथ सेक्शन रेंज देखी। अब आपका काम, जो होमवर्क है, वो ये है कि जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया है और आज जो हमने ख़त्म किया, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेमवर्क में सेट हो जानी चाहिए।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा पिछले सेशन की तरह। और मेरा जो मेन मोटो है ये चैनल लॉन्च करने का, वो दूर जो स्टूडेंट्स रहते हैं मुझसे, या जो एक्सेसिबल नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन के कारण या डिस्टेंस की वजह से, वो घर बैठे पढ़ाई करें। सिर्फ मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, आपकी प्रिपरेशंस होती जाएंगी। और अगर आपको मेरी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको शेयर करें जितना हो सके, ताकि नीडी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये चैनल और हमारी मेहनत पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।